हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रियम्बल आईएएस। आज हम करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द ब्रिक्स। ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि जो इस साल इंडिया है उसने ब्रिक्स की जो 2026 की चेयरमैनशिप है वो होल्ड की है। तो इसलिए जो इंडिया के मिनिस्टर्स है और ब्रिक्स के मिनिस्टर है वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बार बार क्या है, न्यूज़ में आ रहा है और ये आगे भी आएगा। बट अभी तक के जो भी आउटकम्स इसके निकले हैं हम वो देखेंगे और इसका जो भी स्टैटिक है हम वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स के बारे में। Reshaping the global order from an emerging economic bloc to a voice of the global south, कि एक उभरती हुई इकोनॉमिक ब्लॉक से क्या है, ये एक ग्लोबल साउथ की वॉइस के रूप में जो है वो काम कर रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है व्हाई इज ब्रिक्स इन न्यूज। अगर हम इसको देखें कि ये न्यूज में क्यों है, कि ब्रिक्स हैज रिमेन्ड द स्पॉटलाइट ड्यू टू इट्स एक्सपेंडिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड सेवरल मेजर डेवलपमेंट की मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि काफ़ी ये एक्सपेंडिंग, इसकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ रही है और इसने काफ़ी डेवलपमेंट्स भी किए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। और जो 17th ब्रिक्स समिट हुई थी कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, उसके लिए भी काफ़ी चर्चा में रहा है। काफ़ी आउटकम जो थे वहाँ से भी निकल के आए हैं, जहाँ पे मोस्टली रियो डिक्लेरेशन के अंदर फोकस किया गया था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल, मतलब जो आज की जो मेन मुद्दे हैं, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी चर्चा की गई थी। साथ में इंटरनेशनल ट्रेड, जो करेंसीज हैं उनके ऊपर भी बात की गई थी। तो हम एक एक करके वो सब देखेंगे, ठीक है। अभी जो 2026 है उसके अंदर जो 18th समिट होएगी, अभी जो ब्रिक्स की 18वीं समिट है जो इंडिया होल्ड करेगा, जो थीम है इंडिया की वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स की इंडिया किस पे बात करेगा? रेजिलियंस, लचीलेपन पे, नवाचार पे और सहयोग पे और सतत विकास के ऊपर जो है यहाँ पे इंडिया की जो अपनी थीम है इंडिया ने रखी है, ठीक है। हम एक एक करके जो है सारी चीज़ इसमें देखते हैं। तो मेन अपना स्टैटिक पोर्शन आ जाएगा कि ब्रिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, सबसे पहले है कि जो आइडिया था ब्रिक्स का वो किसके द्वारा दिया गया था? जिम ओ'नील जो है उन्होंने इसका आइडिया दिया था इकोनॉमिक्स से, ठीक है। इन्होंने ये टर्म दी थी दैट इज द ब्रिक, जो 4 मेजर इकोनॉमी को शो कर रहा था, रशिया, इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील, ठीक है। इन 4 ग्रोविंग इकोनॉमिक्स के लिए जो है ये टर्म जो है इकोनॉमिक्स जिम ओ'नील ने दी थी। ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज देयर ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, द लीडर्स ऑफ दीज कंट्रीज बिगेन होल्डिंग रेगुलर मीटिंग्स, मतलब कि अपनी पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक चीज़ों को इन्होंने बातचीत करने के लिए क्या है और रेगुलर मीटिंग्स यहाँ पे करने के लिए इसको बनाया। 2009 के अंदर इनकी क्या है फर्स्ट समिट हुई थी, रशिया के अंदर ऑर्गेनाइज जो है वो की गई थी। और 2010 के अंदर जो साउथ अफ्रीका है उसने ज्वाइन किया ग्रुप को। तो ये क्या बना? ब्रिक्स बना। मतलब पहले ही सिर्फ एक ब्रिक था, ठीक है, BRIC, लेकिन जब 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद ये ब्रिक्स कहलाया। और उसके बाद क्या है, धीरे धीरे ये इवॉल्व होता गया फ्रॉम एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इनटू ए मेजर पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म, मतलब धीरे धीरे इसके अंदर और भी जो है कंट्रीज वो इसमें शामिल होती गई। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर अभी प्रेजेंट में कितनी कंट्रीज हैं। प्रेजेंट के अंदर ब्रिक्स के अंदर है टोटल 11 कंट्रीज, ओके। 11 मेंबर कंट्रीज है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया। ये जो है ये सारे क्या है लेटेस्ट मेंबर हैं। इंडोनेशिया ने 2025 के अंदर अपनी यहाँ पे ज्वाइन किया है और ये जो 4 कंट्रीज हैं इन्होंने 2024 के अंदर जो है समिट को ज्वाइन, मतलब एज ए मेंबरशिप उन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन जो है वो किया था। तो अभी प्रेजेंट के अंदर इसके अंदर 11 मेंबर कंट्रीज हैं। तो अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स। इट रिप्रेजेंट नियरली हाफ द वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन, कि जो ब्रिक्स है वो अकाउंट अबाउट 49% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, मेकिंग इट द लार्जेस्ट ग्रुपिंग बाय पॉपुलेशन। मतलब कि अभी जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, उसके अंदर ये बाय पॉपुलेशन क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप है, मतलब अबाउट 49 to 50% ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है मेजर इकोनॉमिक पावर, कि जो ब्लॉक कॉन्ट्रीब्यूट ओवर 40% ऑफ ग्लोबल GDP, रिफ्लेक्टिंग इट्स ग्रोविंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, की ये क्या है अबाउट 40% GDP को क्या है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक एज ए मेजर इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर के आया। फिर है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ,
ब्रिक्स प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। मोस्टली यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ के रूप में क्या है, ग्लोबल साउथ की वॉइस के रूप में इसको क्या है, ये प्रमोट करता है, ठीक है, फॉर अ मोर इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर, ताकि एक इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद है एनर्जी एंड रिसोर्सेज हब। ब्रिक्स इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ, मतलब जो इसके अंदर ये है कि जो ब्रिक्स की जो भी मेंबर्स है, ठीक है, उनमें से काफ़ी मेंबर्स ऐसे हैं जो क्या है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर है, किसके, ऑयल के, गैस के, मिनरल्स के या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। उसके बाद है शेपिंग ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब मेन अगर हम इसका काम देखें तो ये एमर्ज हो रहा है एज अ की पिलर ऑफ मोर बैलेंस्ड मल्टीपोलर एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। कि मतलब ये चाहते हैं कि जो ब्रिक्स एज ए ग्रुप है, ठीक है, वो किसी भी सिंगल पावर के ऊपर कोई भी ऑर्डर जो है वो बेस्ड ना हो, तो मल्टीपोलर के ऊपर ये फोकस करता है कि जो ग्लोबल पावर है, ठीक है, वो कई कंट्रीज के अंदर हो, सिर्फ एक कंट्री या फिर सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में ना हो। तो इसके ऊपर भी क्या है, जो है ब्रिक्स जो है वो फोकस करता है। ओके, उसके बाद है वाई ब्रिक्स मैटर्स फॉर इंडिया। अब इंडिया के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम देखें तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है इंडियाज ग्लोबल वॉइस, कि इंडिया को क्या है, एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, की जो ग्लोबल साउथ है उनके इंटरेस्ट को क्या है, रिप्रेजेंट कर सके। उसके बाद है बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि ये इंडिया के लिए क्या है, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, तो इंडिया को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देता है। फिर है सपोर्ट लोकल करेंसी ट्रेड, ये क्या करता है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर एंड लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब कि जो यूएस डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, उसको कम करने की बात करता है, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ठीक है, उसको कम करने के लिए इंडिया को ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। फिर है क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोमोट्स कोऑपरेशन इन क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, जो आज की जरूरत है, मतलब जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर क्लाइमेट एक्शन या फिर ग्रीन फाइनेंस, उन सब चीज़ों के लिए इंडिया के लिए क्या है, ये काफ़ी मैटर करता है। फिर है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, सपोर्ट इंडियाज डिमांड फॉर रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, मतलब जो भी ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे UNSC हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, इनके अंदर क्या है, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस करने के लिए इंडिया को एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म ये देता है। इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026, मतलब कि जो इंडिया जो है वो 2026 के अंदर अपनी जो अध्यक्षता इसमें कर रहा है, वो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देता है टू शेप ब्रिक्स फ्यूचर अंडर द थीम, मतलब जो उसकी थीम है, तो उसको ये एक अवसर प्रदान कर रहा है कि अपनी बातों को वो क्या है, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे रख पाए, ठीक है, और जो भी मेन इंडिया कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहता है तो वहाँ पे अपनी बात को ये रख के और सभी मेंबर्स के साथ या फिर एज अ ग्लोबल साउथ एज अ लीडर जो है वो इंडिया इसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है जो अभी तक मीटिंग्स हुई है, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या जो मेन आउटकम्स जो है वो इसके निकल के आए हैं, जो अभी इसकी मीटिंग हुई है उसके बारे में। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको यहाँ पे क्या है, एज अ मेजर रखा गया है, मतलब जो गुवाहाटी डिक्लेरेशन है उसके लिए, कि ब्रिक्स कंट्रीज अडोप्टेड द गुवाहाटी डिक्लेरेशन टू इनहेंस कोऑपरेशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है या फिर जो ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए एक डिक्लेरेशन को अपनाया गया, दैट इज द गुवाहाटी डिक्लेरेशन। इसके अंदर मेंबर्स क्या एग्री हुए कि एक तो रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग करना आपस की कंट्रीज में, दूसरा यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, मतलब जैसे अगर कानून व्यवस्था बनाने के लिए या फिर कोई भी जो इनसे निपटने के लिए काम करे तो उनके बीच में क्या हो सके, डिजिटल टूल्स का यूज़ हो सके, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सके, ठीक है, आपस में शेयरिंग हो सके। स्पेशल फोकस वाज गिवन टू राइजिंग थ्रेट ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स एंड न्यू साइको एक्टिव सब्सटेंसेज, मतलब जो नए ये साइको एक्टिव सब्सटेंसेज है या फिर जो सिंथेटिक ड्रग्स है जो आज के टाइम पे यूथ में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए, ठीक है, उसके लिए कोऑपरेशन के लिए जो है इस डिक्लेरेशन को अपनाया जाएगा, इस पे जो है वो बात अब की गई है।
फिर सेकंड जो आउटकम है वो है फोकस ऑन फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, देखो कि ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर अडोप्टेड द इंदौर डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन प्लेस्ड फार्मर्स एट द सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड फोकस्ड ऑन फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि इस डिक्लेरेशन के अंदर ये बोला गया है कि जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका मेजर इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पे, फूड पे पड़ रहा है, क्योंकि फूड क्राइसिस आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे कैसे जो है वो निपटा जाए, उसके कैसे सोल्यूशन जो है वो निकाले जाए, तो उनके ऊपर जैसे मोस्टली फूड सिक्योरिटी, कि हम कैसे जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को है अपना सकते हैं या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपना सकते हैं, तो उसके लिए इन दो डिक्लेरेशन को अपनाया गया। ठीक है, और साथ में रूरल डेवलपमेंट में भी फोकस किया गया। फिर है क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेटवर्क। इसके अंदर ये क्या है कि ब्रिक्स कंट्रीज एग्री टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चरल इनोवेशन। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर और क्या क्या नए नए इनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रमोशन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे हम एक एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग सोल्यूशन निकालना। द एम इज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड फार्मर वेलफेयर। मतलब इसका मेन जो एम है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, रिसोर्सेज एफिशिएंसी हो और फार्मर का वेलफेयर हो, क्योंकि आज के टाइम पे ये जो है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो निकल के आता है। तो इसके लिए इसका यहाँ पे अपनाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो एक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को अपना सके। फिर आता है कुछ की ब्रिक्स इनिशिएटिव, ये देखते हैं। ये तो ये जो आउटकम्स थे मेनली अभी तक की मीटिंग्स में जो आउटकम्स निकल के आए थे, उसके आगे भी कुछ आउटकम्स निकलेंगे, बट अभी तक मेजर यही थे। उसके बाद ब्रिक्स के कुछ इनिशिएटिव है वो देखते हैं। सबसे पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द 2014 फोर्टलेजा समिट के अंदर जो ब्राजील में हुई थी। ठीक है, प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने बनाया था, इसका मेन काम ये था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए क्या है फंडिंग कर सके डेवलपिंग कंट्रीज को। लाइक जैसे जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एज ए इंस्टीट्यूशन भी वो भी डेवलपमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट ब्रिक्स जो है वो एज अ अल्टरनेट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए ये इन्होंने अपनाया और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना के अंदर। दूसरा है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसके अंदर ये क्या ऑफर करता है, इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग करेंसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब ये फंडिंग कब प्रोवाइड करेगा, जब आपकी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाते हैं या फिर करेंसी क्राइसिस आ जाते हैं, तो तब तुम्हें क्या है ये फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। थर्ड है ब्रिक्स पे, ए प्रपोज डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर फास्टर एंड लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। मतलब ये क्या है, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, जो क्या हो फास्ट एंड लोअर कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर, अगर हम क्रॉस बॉर्डर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ठीक है, वो कम हो, तो इसके लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया ब्रिक्स पे को। फिर है लोकल करेंसी ट्रेड। लोकल करेंसी ट्रेड प्रमोट करता है ट्रेड इन नेशनल करेंसीज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर। मतलब ये क्या है, जो डी डॉलराइजेशन है उसको अपनाने की ओर चल रहे हैं और यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए लोकल करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि जो भी कंट्रीज हैं या भी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में लोकल करेंसी के अंदर हम ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बात की गई है। उसके बाद है एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, इनकरेज कोलैबोरेशन इन एग्रीकल्चर इनोवेशन, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग। मतलब इसमें भी यही है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें हम कैसे इनोवेशन कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया गया और क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं, जो मेन मुद्दा अपना ये है। उसके बाद है पार्ट NIR, इसके अंदर है पार्टनरशिप ऑन द न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये क्या करता है, प्रमोट करता है कोऑपरेशन इन AI, डिजिटल इकोनॉमी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री 4.0। मतलब ये जो AI हो गया, अपनी डिजिटल इकोनॉमी हो गया, जो आज के टाइम पे काफ़ी उभर रही है। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0, ठीक है, उनके ऊपर जो है फोकस ये करता है। तो ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन। ओके, ये कुछ जो है ब्रिक्स के इनिशिएटिव हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर हमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मेन है डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट।
कि member countries have different political system, economic priorities and strategic goals, making consensus building a slow process। कि जो member countries है, ठीक है, सबके क्या अलग अलग political system है, सबके अलग अलग economic priorities है, ठीक है, और सबके अलग अलग strategic goals है, तो एक क्या है उनके बीच में कोई consensus नहीं बन पाती किसी भी एक decision लेने के लिए, ठीक है। consensus building जो है वो क्या है, एक यहाँ पे slow process है, तो ये एक challenge हमें ब्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है। फिर है इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, बायलैटरल डिस्प्यूट समटाइम्स अफेक्ट ट्रस्ट एंड लिमिट द स्कोप ऑफ डीपर कोऑपरेशन विद इन द ग्रुपिंग। मतलब जो बायलैटरल, अगर इनके बायलैटरल जो रिलेशन है अगर वो खराब है तो फिर एज ए ग्रुप जो है वो मेजर डिसीजन वो नहीं ले पाते, ठीक है, डीपर कोऑपरेशन जो है इनमें नहीं हो पाता। इकोनॉमिक इम्बैलेंस, चाइना अकाउंट फॉर ए डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज शेयर ऑफ ब्रिक्स इकोनॉमी लीडिंग टू कंसर्न अबाउट अनइक्वल इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर हम ब्रिक्स की देखें तो यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट शेयर किसका है, चाइना का है, तो ये क्या है अनइक्वल इन्फ्लुएंस डालते हैं, तो मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मोस्टली फिर अनइक्वल हो जाती है, ठीक है। तो मतलब इकोनॉमिक इम्बैलेंस, उसके बाद है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, कि ब्रिक्स का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ठीक है, विच कैन स्लो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन। मतलब अगर इसका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है तो कोई भी पॉलिसी है उसको क्या कर देता है, वो स्लो कर देता है, ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्लो होती है और लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो पाते। फिर है एक्सपेंशन चैलेंजेस, की अगर देखो अगर वो नए मेंबर इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो सबके क्या है अपने डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। जैसे अगर अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके अलग इंटरेस्ट है, अगर एशियन कंट्रीज हैं उनके अलग इंटरेस्ट है, ठीक है, तो सब में यूनिटी बनाए रखना और सब में इफेक्टिवनेस बनाए रखना, ये क्या हो जाता है, एक सिग्निफिकेंट चैलेंज हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये कुछ इसके मेजर चैलेंजेस हैं। फिर हम देखते हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड में मेन सबसे पहला है कि स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एस्टेब्लिश मोर एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन सिस्टम एंड इम्प्रूव फॉलो अप ऑन सबमिट डिसीजन फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। की सब में क्या है कोऑर्डिनेशन सिस्टम को क्या है बढ़ावा देना और सबमिट डिसीजन का क्या हो सके बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है, उनको मतलब स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। फिर है इनहेंस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, की एक्सपेंड ट्रेड इन लोकल करेंसीज, इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड स्ट्रेंथन इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई चेन पार्टनरशिप। मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि लोकल करेंसी के अंदर हमें ट्रेड को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई चेन पार्टनरशिप जो है अलग अलग एरियाज के अंदर उसको भी हमें क्या है बढ़ावा देना चाहिए। फिर है प्रमोट इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, मतलब क्या है कि इंश्योर करे दैट ऑल मेंबर कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक साइज के, मतलब इनकी इकोनॉमी कैसी है, छोटी है, बड़ी है या फिर डेवलपिंग में चल रही है, ठीक है, उसको छोड़ के क्या है सबकी क्या है इक्वल वॉइस होनी चाहिए ब्रिक्स के कोई भी इनिशिएटिव में, तो इससे कोई भी डिसीजन जो है वो क्या है सही और जल्दी लिया जाएगा। फिर है फोकस ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इंक्रीज कोलैबोरेशन इन क्लाइमेट एक्शन, हेल्थ केयर, डिजिटल इनोवेशन। मतलब जो आज की ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ावा देना और उनको क्या है कोऑपरेट करके चलना। फिर है डीपन ग्लोबल साउथ एंगेजमेंट, स्ट्रेंथन पार्टनरशिप विद डेवलपिंग कंट्रीज एंड एडवोकेट फॉर रिफॉर्म्स इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सच एज द UN, IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो पार्टनरशिप है उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा देना और भी ज़्यादा डीप करना, और वही है कि उसमें जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उसमें रिफॉर्म्स की बात करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल साउथ की एंगेजमेंट इंक्रीज होएगी। अगर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अगर एड ऑन किया जाता है, ठीक है, वो उनके मेंबर्स बनते हैं, ठीक है, अगर उनकी आवाज़ को वहाँ पर उठाया जाता है तो वहाँ पे उनकी जो वॉइस है वो इंक्रीज होएगी। लेवरेज इंडियाज Chairmanship 2026, use India's leadership to promote resilience, innovation, cooperation and sustainability while advancing practical people-centric initiative। मतलब ये लास्ट पॉइंट ऐसे बोलना चाह रहा है कि इंडिया को जो मौका मिला है अभी 2026 की चेयरमैनशिप को लेने का, तो उसका वो क्या है लाभ उठाए अच्छे से, ठीक है, और वहाँ पे क्या है प्रैक्टिकल और पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स को जो है ब्रिक्स के आगे रखे फॉर लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, ताकि लॉन्ग टर्म तक वो आपस में क्या है सहयोग जो है कर पाए। मतलब इंडिया को अगर ये मौका मिला है तो वो अच्छे से क्या है अपनी आवाज़ को यहाँ पे उठा सकता है। ओके, तो ये था अपना ब्रिक्स का टॉपिक। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।